नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग हिस्ट्री का घटा चक्र का पार्ट 2 करेंगे और कुछ कारणों से लाइव नहीं हो सका है, तो इसलिए हम लोग इसको रिकॉर्डिंग मोड में करेंगे और ध्यान देंगे कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है और हम लोग ध्यान देंगे पढ़ेंगे। और महत्वपूर्ण जो आने वाली वैकेंसी है, जैसे बीपीएससी टी 4 और टीचर 4 वैकेंसी हो गया, बिहार दरोगा हो गया और बिहार पुलिस हो गया, बिहार एसएससी हो गया, इन सबों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कृपया आप लोग ध्यान से देखिए और रिवीजन करें। बार बार जितना क्वेश्चन आप रिवीजन करेंगे दोस्तों, उतना ज़्यादा बढ़िया हो सकता है। चलिए हम लोग आज रिवीजन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो कौन सा था दोस्त? तो मुर्शिद कुली खां। याद रखिएगा, क्वेश्चन सीधा क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? तो कौन था? मुर्शिद कुली खां था। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? सेम क्वेश्चन, उसी को थोड़ा क्या कर दिया है, घुमा दिया। चलिए आगे क्यों ना बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था? तो कौन सा युद्ध था दोस्तों? प्लासी का युद्ध हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। तो कौन सी मानी जाती है? तो भैया प्लासी का युद्ध ही मानी जाती है। याद रखिएगा, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? सबको पता है, 1757 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर। आइए, सिराजुद्दौला रॉबर्ट क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था। तो याद रखिएगा, सिराजुद्दौला जो हुआ था रॉबर्ट क्लाइव से कब परास्त हुआ था? तो यह याद रखिएगा, सिंपल सा 1757 नहीं, प्लासी के युद्ध में हुआ था, ठीक है ना। क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव जो था वो प्लासी के युद्ध में था और जो बक्सर के युद्ध में था वो था हेक्टर मुनरो था। चलिए, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो भारत वर्ष में ब्रिटिश समाज का समाजतक किसको मानते हैं हम लोग? तो रॉबर्ट क्लाइव को ही मानते हैं। किसको मानते हैं? रॉबर्ट क्लाइव को ही माना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर पे हम लोग आते हैं। किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है? तो रॉबर्ट क्लाइव को ही कहा गया है। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसको कहा गया है? तो रॉबर्ट क्लाइव को ही कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं लोग। 9 नंबर, प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ है? तो प्लासी का युद्ध मैदान जो है वो बंगाल में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर क्या कर लिया था? स्थानांतरित कर लिया था। तो ये कर लिया था अपना मीर कासिम ने कर लिया था। याद रखिएगा, कौन कर लिया था? मीर कासिम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। थोड़ा इजी तो बहुत है, लेकिन कभी कभी ये थोड़ा दिक्कत क्या हो जाता है कि आदमी मिस से गलती हो जाता है। इसलिए ध्यान देके इसको पढ़ना और बार बार रिवीजन करना इन सब चीज़ों को। और एग्जाम में हमेशा जो सबसे हल्का क्वेश्चन है उसको थोड़ा ध्यान दे के बनाने वाली बात होती है। बस चलिए आइए, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था, तो कौन सा किया था? तो बक्सर का युद्ध किया था। याद रखिएगा, कौन सा था? बक्सर का युद्ध था। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन में, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? मतलब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, जो उसके द्वारा लड़ा गया था जो युद्ध, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध कौन सा था? तो सबसे अधिक निर्णायक जो था वो बक्सर का ही युद्ध था। याद रखिएगा, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध कौन सा था? तो बक्सर का युद्ध था। चलिए आगे क्यों लोग पढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य के स्थापना से दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? भैया सेम है, वही बक्सर का युद्ध ही हो जाएगा इसमें भी। याद रखिएगा, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछ रहा है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि पूछा क्या है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। शाह आलम द्वितीय था। चलिए, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। कौन था? मीर जाफर था। अब बक्सर की लड़ाई के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। याद रखिएगा, दिल्ली का शासक बोलेगा शाह आलम द्वितीय, बंगाल का नवाब बोलेगा मीर जाफर। आइए, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो इलाहाबाद की संधि पर। याद रखिएगा, 1765 में रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। याद रखिएगा।
ये 17 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था शाह आलम द्वितीय। क्या कह रहा है कि वो कौन सा शासक था जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने दीवानी प्रदान की थी? तो शाह आलम द्वितीय ने। आगे आइए, 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की थी? तो याद रखिएगा किसने किया था भाई साहब? सिंपल सा मुगल सम्राट ने। ठीक है, चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग 18 हो गया, 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा क्या किया गया था? बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अधिकार दिया गया था? तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सम्राट आलम शाह द्वितीय द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? तो 12 अगस्त 1765 को किया था। याद रखिएगा 12 अगस्त 1765 को किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे कहाँ गया? 21 नंबर, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद उप दीवान किसे, अगर बोलेगा ना उप दीवान किसे घोषित किया था? कहाँ का? तो मुर्शिदाबाद का। तो मोहम्मद रजा खां को। याद रखिएगा, अगर बंगाल का भी बोलेगा तो मोहम्मद रजा खां को, और बिहार का बोलेगा तो सिताब राय को। याद रखिएगा, बिहार का किसे? सिताब राय को, और बंगाल का मोहम्मद रजा खां, या मुर्शिदाबाद का तो मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर पे, 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जाति के संपर्क में आए थे? तो याद रखिएगा खासी जनजाति के संपर्क में आए थे। किस जाति के? तो खासी जाति के। गारो, खासी, जयंती, ये सब कहाँ किए? तो मेघालय किए। तो वही पूछ रहा है कि 1765 में जब दीवान प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे भाई? तो खासी जनजाति। याद रखिएगा। आगे आइए, अगला क्वेश्चन लोग का है, अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो हम लोग को कथन सही बताना है। तो राजा टिकैत राय नवाब आशफुद्दौला के अर्थ मंत्री थे, मतलब इकोनॉमिक्स। अवध के नवाब के राज में समानता कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। तो 1 और 2 इसमें दोनों सही हो जाएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन देख के हम लोग सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या रहा है कि 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों के निम्नलिखित में से सही क्रम कौन सा है? इसमें देखना हम लोगों को कि बॉन्डीबॉस, अंबार, बॉन्डीबॉस युद्ध, प्लासी। देखिए ये हो जाएगा आपका बी। कैसे कि अंबार का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बॉन्डीबॉस का युद्ध और बक्सर का युद्ध। याद रखिएगा, एक क्रम है आपका। चलिए यहाँ डेट भी आपका दे दिया है कि अंबार का कब हुआ था? 1749 में, प्लासी का 1757 में, सबको याद है। बॉन्डीबॉस को 1760 में और बक्सर का 1764 में। तो मेनली इसमें आपको दो तो याद ही होगा कंफर्म सब लोगों को। बॉन्डीबॉस का भी याद ही होगा 1760 में। एक याद आपको थोड़ा सा कभी कभी लोग अंबर का युद्ध, तो 1749 याद रखिएगा, 1749 अंबर का युद्ध। आइए अगला क्वेश्चन लोग 25 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि उन फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताएं जो 1760 के बॉन्डीबॉस युद्ध में पराजित हुए थे। तो किसका बताना भाई साहब? याद ही होगा, काउंट लाली। याद रखिएगा। आगे बॉन्डीबॉस के युद्ध 1760 में हराया गया था। किनको हराया गया था? तो ब्रिटिश सेना ने फ्रेंच सेना को हराया था। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 1760 का प्रसिद्ध बॉन्डीबॉस का युद्ध अंग्रेजों के द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो भाई साहब फ्रांसीसी के दौरान लड़ा गया था। ठीक है ना। बक्सर का युद्ध, बॉन्डीबॉस का युद्ध, चिलियावाला का युद्ध, खुर्दा का युद्ध। इसमें कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित है, सॉरी नहीं बोला है, सुमेलित है। तो इसमें बताना आपको कौन सा नहीं है। बक्सर का युद्ध मीरजाफर के विरुद्ध रॉबर्ट क्लाइव, है ना, सुमेलित है, गलत हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा कौन सा? हेक्टर मुनरो। बॉन्डीबॉस का युद्ध आपका फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सही हो जाएगा आपका। बाकी तो गलत ही होगा, सुमेलित चुनना था। तो चिलियावाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठे, खुर्दा का युद्ध जंग विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑटोमेटिकली जो एक सही होगा हम लोग का बॉन्डीबॉस का युद्ध। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 28 के बाद 29 नंबर में क्या रहा है, निम्नलिखित में किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था? तो किसने किया था भाई साहब? इसमें आंसर लगा हुआ है 29 ए, मतलब मराठा।
भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो मराठा लोगों ने किया था। आइए हम लोग अगला टॉपिक भी आज करेंगे। पर डे का हम लोग लेते हैं कि हिस्ट्री से 100, ज्योग्राफी से 100 और बाकी कुछ पॉलिटी का भी क्वेश्चन करेंगे आज हम लोग देखेंगे। तो 100 क्वेश्चन करने का हम लोग टारगेट लेते हैं पर डे का। तो इसमें सभी 100 क्वेश्चन करना है। 29 हुआ अभी और आगे क्वेश्चन करना है। तो क्षेत्रीय तथा राज और पंजाब एवं मैसूर के राज्यों को हम पढ़ेंगे आज। आइए, रंजीत सिंह के राज सम्मिलित थे दिल्ली, मकराना, काबुल, श्रीनगर। तो क्या था? श्रीनगर भी था। ठीक है ना, याद रखिएगा। रंजीत सिंह के जो राज सम्मिलित थे वो कहाँ तक थे? श्रीनगर तक थे, याद रखिएगा। आइए, और ये शुक्ल चकिया मिस्र के थे। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। रंजीत सिंह का संबंध किस मिस्र से थे? तो शुगर चकिया मिस्र के थे। रंजीत सिंह का मिसल संबंधित थे तो शुगर चकिया। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्त, और बार बार पूछता है। टोटल 12 मिसलों में से सबसे फेमस शुगर चकिया मिसल था। महाराणा रंजीत सिंह का राज की राजधानी क्या थी? तो भैया लाहौर थी, याद रखिएगा। महाराणा रंजीत सिंह का जो राज की राजधानी थी वो लाहौर थी, याद रखिएगा। चलिए, राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत आला की स्थापना किया था? तो लाहौर में ही किया था, अपने राजधानी में किया था। क्वेश्चन क्या था कि राजा रंजीत सिंह ने अदालत ए आला की स्थापना कहाँ किया था? तो लाहौर में किया था। ठीक है, आगे आइए। अमृतसर की संधि महाराजा रंजीत सिंह और किसके बीच में संपन्न हुई थी? तो लॉर्ड मिंटो के बीच में हुई थी, याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हुरा किससे प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रंजीत सिंह जो थे कोहिनूर प्राप्त किससे किया था? तो शाह शुजा से प्राप्त किया था। ये फेमस क्वेश्चन है। ये सब चीज़ों को ध्यान देने वाली बात है, बहुत ही। आगे आइए। निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं? मतलब ये किसने कहावत कहा था कि सभी धर्मों को मैं एक निगाह से देखूं, इसलिए उनकी दूसरी आंख की रोशनी ले ली? तो महाराजा रंजीत सिंह, याद रखिएगा, महाराजा रंजीत सिंह ने ही कहा था। ये उनका क्या नाम था कि निम्नलिखित कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उनकी दूसरी आंख की क्या लिया ले? रोशनी ले ली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। महाराजा रंजीत सिंह की उत्तराधिकारी कौन थे? तो खड़क सिंह थे। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो भाई खड़क सिंह थे, याद रखिएगा कि महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो खड़क सिंह थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिख राज का अंतिम राजा कौन था? तो दलीप सिंह था। सिख राज का अंतिम राजा कौन था? तो दलीप सिंह था। और दलीप सिंह को अंग्रेजों ने क्या किया? इन्हें वार्षिक पेंशन देकर इन्हें विदेश भेज दिया गया पढ़ने के लिए। आइए अगला क्वेश्चन। पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो याद रखिएगा, 23 अक्टूबर 1893 में उनका निधन पेरिस में हुआ था। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई। उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था। वह कभी भी रूस नहीं गए थे। तो भाई रूस भी गए थे, ठीक है ना, ये भी गलत है, गलत ही बोला है ना। सिख धर्म कभी नहीं छोड़ा था, छोड़ दिया था उन्होंने। जब वहाँ पे गए तो उन्होंने छोड़ दिया था। नासिक में उनकी अंत्येष्टि नहीं हुई थी, एकदम गलत है ना। और वो उनका मृत्यु जो हुआ था वो 1893 में पेरिस में हुआ था, याद रखिएगा, ये सही है। आगे चलिए। सिख समाज का अंतिम शासक कौन था? तो दलीप सिंह था। अभी हम लोग जस्ट पढ़े कुछ दिन पहले। सिख राजा का अंतिम साम्राज्य का शासक कौन था? तो दलीप सिंह था। पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य बोला है? तो इसमें यही हो जाएगा कि उनको पेंशन जो दी गई थी उसी के बारे में। तो दलीप सिंह को है ना कितना सैकड़ा हजार 2,50,000 वार्षिक पेंशन दी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 में, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से 3% का सदस्य था? तो इसमें आपका हो जाएगा H.M. इलियट और ऑप्शन और देख लेंगे हम लोग ऊपर, क्यों? रॉबर्ट मॉन्टेगोमरी। मतलब ए और डी दोनों आपका क्या हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन सब है, प्रीवियस ईयर का, यूपीपीसीएस मेंस का है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन लोग देखेंगे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी के बीच कौन विजयी हुआ था? तो हैदर अली हुआ था। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज विजयी हुआ या हैदर अली या मैसूर
युद्ध हुआ, मतलब जीता हुआ था। तो प्रथम आंग्ल वैश्य युद्ध में हैदर अली की विजय हुई थी और इनकी मृत्यु जो हो गई थी वो द्वितीय आंग्ल वैश्य युद्ध के दौरान 1780 में हुई थी, 82 में हुई थी, क्योंकि पहला आंग्ल वैश्य युद्ध जो हुआ था 1767 से 1769 हुआ था, दूसरा 1780 से 1782 हुआ, 84 हुआ था, 80 से 84 हुआ था, तीसरा 90 से 92 हुआ था और चौथा 1799 में हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। आइए आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे 15 के बाद 16। ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा और जो डेट बताएं डेट थोड़ा ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन 1755 ईस्वी में डिडुगुली मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया था? तो हैदर अली ने किया था। कौन किया था? डिडिंगुल में तो हैदर अली ने किया था आधुनिक शस्त्रागार का। आइए, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनेवा में युद्ध में हराया था तो कौन था? आयरकुट ने। याद रखिएगा, आयरकुट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ब्रिटिश जनरल जिसने कहा पोर्टोनेवा के युद्ध में हैदर अली को किसने हराया था? पोर्टोनेवा के युद्ध में तो आयरकुट ने हराया था। किसने हराया था? तो आयरकुट ने हराया था। आइए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो ये सबको पता है, श्रीरंगपट्टनम को बनाई थी भाई साहब। आइए, निम्नलिखित में से भारतीय शासकों जिसने विदेश किया आधुनिक पद्धति पर दूतावास स्थापित किए थे? तो टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। तो भाई कहाँ हराया था? पुल्लीलूर में। ये देखिए, ध्यान से देखिए, पुल्लीलूर में हराया था। कहाँ हराया था? तो पुल्लीलूर में। और इसके पिता को, मतलब फादर को, हैदर अली को पोर्टोनेवा के युद्ध में कौन हराया था? तो आयरकुट ने हराया था। और इसको 1780 में टीपू सुल्तान को ने ब्रिटिश सेना को 1780 में कहाँ हराया था? तो पुल्लीलूर में हराया था। याद रखिएगा। इसके बाद 21 में अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के साथ की थी, क्योंकि रंगपट्टनम का जब संधि हुआ था तो इसके पिता क्या हो गए थे? मर गए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, 22 नंबर की तरफ बढ़ेंगे। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारे गए थे तो 1799 में। देखिएगा, याद रखिएगा, जब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसी के दौरान लड़ते हुए मारे गए थे। निम्नलिखित में से सुमिलित कौन नहीं, मतलब सुमिलित है? तो आगे देख लेते हैं हम। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली की पराजित हुई। ये क्या हो गया? सुमिलित गलत है, ये मतलब नहीं हो जाएगा। वो जीत गया था, हैदर अली जीत गया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया था, जिसमें तो मारा ही गया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग को नहीं दिया, बल्कि दे दिया था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान की चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान पराजित किया गया और दिवंगत हो गए। ये चौथा आपका एकदम करेक्ट है। इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं नीचे की ओर। हाँ, चौथा एकदम करेक्ट है। आइए देख लेते हैं आगे। 24 नंबर, सूची ए को सूची 2 से मिलाना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? इलाहाबाद की संधि, मैंगलोर की संधि, सलाबाई की संधि, मद्रास की संधि, ये सब कब कब हुआ है? ठीक है, आइए देख लेते हैं। तो इलाहाबाद की संधि आपका कब हुआ है? 1765 में, सबको पता है। और 2 हुआ है। एक हुआ था आपका किसके साथ हुआ था? सालम द्वितीय के साथ हुआ था पहला, और दूसरा इलाहाबाद की संधि किसके साथ हुआ था? तो सुजाउद्दौला के साथ हुआ था। ठीक है ना। आइए अगला चीज, मैंगलोर की संधि कब किसके साथ? 1784 में हुआ था। ठीक है, मैंगलोर की संधि 1784 में। मैंगलोर की संधि 1784 में, एकदम टिक लगा देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। 1784 में इलाहाबाद की संधि, 1765 में, आइए इसको अलग टिक से कर देते हैं। सलाबाई की संधि आपका हो जाएगा 1782 में। उसके बाद से मद्रास की संधि आपका हो जाएगा 1769 में। अब देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट चीज हम लोग देख लेते हैं बाकी की ओर। 25 नंबर में बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। कहाँ? सरधना में। याद रखिएगा, कहाँ कराया था? सरधना में कराया था। आइए, बेगम समरू लगभग 1750 से 1836 ईस्वी में एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरधना में कराया था। आगे आइए 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो नहीं है, देखिए ये नहीं और है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है, रोल निभाता है। इस एग्जाम में देख के हम लोग को थोड़ा हड़बड़ी में चली। तो अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति आरंभ की थी। आगे देख लेते हैं, पहले ये तो आपका सही है। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए थे। एकदम नहीं। आमेर में सवाई जय सिंह ने यूक्लिड के रेखिक तत्वों के संस्कृत का अनुवाद करवाया था। एकदम नहीं। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रीनी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति का निर्माण के लिए धन दिया था। एकदम नहीं। आइए अगला क्वेश्चन 26 की तरफ, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। 27 में कह रहा है,
निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। इसमें सही चुनना, सम्मिलित क्या है, सही चुनना है। चलिए, तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, ठीक है, आपका ये भी नहीं होगा। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों को मीर को रचा था, आपका यही हो जाएगा तीसरा, मतलब केवल तीन। हाँ, ये रहा आपका बी ऑप्शन, केवल 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन।